नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राम के नाम की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी रही है। जब भी चुनाव आते हैं राजनीति में राम मिल जाते हैं और इस बार भी श्री राम के नाम से गूंज रही है अयोध्या। दीपोत्सव की जमकर तैयारियां हो रही हैं। प्रभु श्री राम के इंतजार में है राम की नगरी। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। काबुल नदी का जल श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रखा। यूं ही नहीं कहते कि रोम रोम में बसते हैं भगवान राम, क्योंकि राम मर्यादा की पहचान है, धर्म का सम्मान है, भारत का अभिमान है। सदियों से चली आ रही गौरव की वो परंपरा है जिसके सामने दुनिया भी सिर झुकाती है, श्री राम के आदर्श अपनाती है। और इसी बात का प्रमाण है अफगानिस्तान की धरती से भेजा गया काबुल नदी का जल, जिसमें भारत की धरती से दूर बैठी एक लड़की की आस्था है, श्रद्धा है और भगवान राम में अटूट विश्वास की झलक है। इस पे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है श्री राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिलाकर के एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ पूरे देश से भगवान राम के चरणों में जल अर्पण करने के लिए भेजा गया, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उसी आस्था का सम्मान किया। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहाँ विशेष रूप से भेजा है और मैं इसलिए उस बालिका की भावनाओं को और काबुल की उन तमाम बालिकाओं की जो वहां पर आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए आज मैं इसीलिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया। काबुल नदी का जल गर्भगृह में अर्पित किया। तो राम मंदिर का जहां पर निर्माण हो रहा है, बिल्कुल गर्भगृह में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं। काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर यहाँ पर वो अर्पित करेंगे। दरअसल काबुल से इस बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जल भेजा था। आतंकवाद के साये में वहां पर जी रही बच्चियां और उनकी पूरी कहानी, एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास जिसके साथ ये जल उन्होंने अयोध्या के लिए भेजा है ताकि वो इस मंदिर में और मंदिर निर्माण की नींव में यहाँ पर अर्पित हो। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की तरफ से करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः संबाहुभ्याम धमति संपातत्रे द्यावा भूमि जनयन् देवो एका। राम सिर्फ हिंदुओं की आस्था और विश्वास के प्रतीक नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत की पहचान है और हर हिंदुस्तानी की शान है। और इसीलिए अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में पूरी दुनिया की पवित्र नदियों का जल ले जाने की योजना बनाई गई। कार्य प्रारंभ होते समय ये प्रयास हुआ था कि देश के सभी, दुनिया के सभी पवित्र नदियों का और भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का जल यहाँ पर लाया जाए। उस बालिका के मन में भी उस समय भाव रहा होगा। अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ राम भक्ति की बहती धारा और तेजी से पूरी दुनिया में पहुंचेगी और उतनी ही तेज गूंजेगा राम का नाम पूरी दुनिया के आकाश में। अयोध्या से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। इधर श्री राम और श्री राम मंदिर के द्वारा बीजेपी चुनावी लीड लेने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में जोरदार प्रहार कर रही हैं। प्रियंका गांधी आज योगी के गढ़ गोरखपुर में थी, जहां प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जोरदार हमले किए। परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा।
सत्ता में वापसी की हुंकार है, विपक्ष का जोर है, नारों का शोर है। कोशिश यही है कि इसी दम पर यूपी में कमाल कर कमल को परास्त किया जाए और इसी कोशिश में तीखे हमलों, हर तरह के वादों और सियासत के हर संकेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी प्रचार के लिए पहुंची तो उन्हें भगवान परशुराम, बुद्ध और कबीर की प्रतिमा भेंट कर एक ही साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने भाषण शुरू किया तो किसानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को सवाल बनाया और गुरु गोरखनाथ के दोहे के जरिए योगी सरकार पर प्रहार कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहना, भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएगा हे अवधूत, तो आपन होएगा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आपकी आवाज हम उठाएंगे। गोरखपुर के मंच से प्रियंका विपक्ष पर भी हमलावर दिखी। एसपी और बीएसपी नेतृत्व की कमियां गिनाई, बीजेपी के खिलाफ बड़ी प्रतिज्ञा का ऐलान किया। इस भीड़ को देखें, आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन लौटाने के लिए प्रियंका एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं अखिलेश यूपी में विजय यात्रा कर जीत का दावा कर रहे हैं। बीएसपी के निलंबित 6 विधायक के साथ साथ बीजेपी के 1 विधायक के एसपी में आने के बाद अखिलेश का जोश हाई है और इसी दम पर वो यूपी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। हालांकि विपक्षियों के करारे वार के बीच बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। भारत माता की। शुक्रवार को लखनऊ में हुई रैली में अमित शाह साफ कर चुके हैं कि यूपी के चुनावी शतरंज में विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी की चाल क्या होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ प्रचार और वार पलटवार तेज होता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी तीखा होगा। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की एकता को कोई समाप्त नहीं कर सकता और सरदार पटेल का यही संदेश हमारे देश की अखंडता का आधार है। एक अखंड भारत का निर्माण हमारे सरदार पटेल ने किया था। सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है। सच ही है, सदियों में ही कोई एक सरदार बन पाता है, जिसके दिल में राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, जिसके मन में देश सेवा का जुनून हो, जिसकी सोच भारत की एकता के भाव से शुरू होती हो और जिसका जीवन
देश की अखंडता के लिए समर्पित रहा हो। राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह केवड़िया पहुंचे और सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सरदार पटेल के विचारों को याद किया और कहा कि पटेल के मजबूत इरादों ने देश को खंड खंड करने का मंसूबा ध्वस्त कर दिया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में कई कार्यक्रम हुए। जवानों ने भव्य परेड की, सीआईएसएफ के साइकिल सवारों ने रैली निकाली, तो पुलिस बल के 101 बाइकर्स ने परेड में हिस्सा लिया। 1170 किलोमीटर का इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार पटेल की जयंती पर वीडियो संदेश जारी किया, पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। सरदार पटेल का पूरा जीवन दृढ़ इच्छा शक्ति, लौह नेतृत्व और अदम्य राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा है और उनकी जयंती पर गृह मंत्री ने राष्ट्रभक्ति के इसी संदेश को पूरे देश में फैलाने की अपील की है। केवड़िया से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के लगातार आरोपों के बाद समीर वानखेड़े के परिवार ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात की और पूरे मामले में इंसाफ दिलाने की मांग की। इस मुलाकात के बाद रामदास आठवले ने मीडिया से बातचीत की। नवाब मलिक के विभिन्न आरोपों को झूठा बताया। आठवले ने कहा कि समीर वानखेड़े के विरुद्ध एक भी आरोप सच नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वानखेड़े दलित हैं और नवाब मलिक के आरोप उनके समुदाय को अपमानित करने वाले हैं। मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट हो रही है। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट का अधिकार उन्होंने छीना है। मैं धर्म की, जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, दलितों के अधिकार को छीना, वो लड़ाई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूं कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीपी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के।